हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा अकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। आज हम इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। इनमें यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, इनका ग्राफ या आलेख किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमें चैप्टर का नाम दिया गया है, उस चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं कि ये चैप्टर के नाम से क्या मतलब है। यहाँ वर्ड आ रहा है समीकरण, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं समीकरण क्या होती है। इक्वेशन समीकरण इक्वेशन यदि दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को हम दर्शाने के लिए एक गणितीय कथन लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं समीकरण। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यंजकों की जो व्यंजक होते हैं वह कोई भी संख्यात्मक मान हो सकते हैं चर के साथ प्रयुक्त होने वाले। तो दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त गणितीय कथन ही समीकरण कहलाते हैं। अब अगर हमें कोई भी समीकरण दे रखा है तो वहाँ या तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए या एक से अधिक चर राशियाँ वहाँ हो सकती हैं। तो अगर हम इसे डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ हमने डेफिनेशन फॉर्म भी अपनी लिख ली है। दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त गणितीय कथन ही समीकरण कहलाते हैं। किसी भी समीकरण में कम से कम एक या एक से अधिक चर राशियाँ हो सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम लिखें 4x बराबर 5, तो यहाँ क्या हो गया, व्यंजकों की समानता को प्रदर्शित किया जा रहा है। एक गणितीय कथन हमने यहाँ लिखा है, गणित की भाषा में लिखा है, चर और अचर के पदों में, इसीलिए यह एक समीकरण कहलाता है। बाकी अगर हम एक इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में वर्ड में यहाँ आता है इक्वल। इक्वेशन वर्ड में इक्वल आता है और इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो जहाँ पर भी व्यंजकों में आपको बराबर का चिन्ह मिल जाता है उन्हें हम कहते हैं इक्वेशन। जबकि जहाँ हमें बराबर का चिन्ह प्राप्त नहीं होता है उसे हम कहते हैं बहुपद या फिर कोई भी व्यंजक। इसी तरीके से यदि हम एक और उदाहरण ले लें, x की घात 2 + 5x + 6 बराबर 0। फिर से आप देख रहे हैं इस व्यंजक में हमें बराबर का चिन्ह मिल रहा है, यहाँ पर भी केवल एक ही चर आ रहा है x। या और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो x की घात 3 - 16 बराबर 0। फिर से आप देख रहे हैं यह भी एक चर x में ही एक समीकरण लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बराबर 0 के मिल रहा है। इसी तरीके से 5x की घात 2 + 6y + 8z बराबर 0 यदि हम लिख लेते हैं। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ व्यंजक में 0 हमें मिल रहा है और साथ में यहाँ 3 चर आ रहे हैं x, y और z। तो ये सब क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी समीकरण में कम से कम एक चर तो होना ही चाहिए या एक से अधिक चर राशियाँ भी वहाँ हो सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ समीकरण वर्ड को हमने पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने इसके आगे एक वर्ड और लगा रखा है रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जिस तरीके से रैखिक बहुपद आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े, जिनकी घात 1 के बराबर होती है, वह बहुपद एक घात वाले रैखिक कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ इन समीकरणों में होता है जिस भी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर जो भी यहाँ आ रहे हैं, x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, t आ रहा है, जो भी चर उस समीकरण में आ रहा है, यदि उसमें उस चर की अधिकतम घात 1 के बराबर है तो फिर वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती है। तो डेफिनेशन यदि हम लिखें तो डेफिनेशन लिखेंगे जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं 4x बराबर 5। अब यहाँ जो चर आ रहा है वह आ रहा है x, और आप देख रहे हैं x की यहाँ घात केवल 1 है और तो कहीं x वाला पद आ ही नहीं रहा है, और यहाँ पर भी इसकी घात 1 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो समीकरण है वह होनी चाहिए रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 के बराबर है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 2x - 7 बराबर 13।
फिर से आप देख रहे हैं यहाँ x इस पद में आ रहा है और यहाँ पर इसकी जो घात है वह 1 के बराबर है, फिर से इसीलिए यह रैखिक समीकरण कहलाएगी। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में पढ़ें, व्यापक रूप में पढ़ें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो वह बराबर होता है ax प्लस बी बराबर 0 के। यहाँ आप देख रहे हैं ax प्लस बी बराबर 0 में x की सबसे बड़ी घात 1 के बराबर है, इसीलिए यह रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ यह जो a और b है वह कोई भी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। a और b कोई भी वास्तविक मान यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कैसा हमें दिखाई देने वाला है। मान के चलिए हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 7 बराबर 13। इसका हमें ग्राफ निकाल करके बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान हल करके निकाल लेंगे। 13 माइनस 7 को उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस 7, 2x बराबर 13 में 7 जोड़ने पर 20, x बराबर 2 का भाग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 10। ये जो रैखिक समीकरण होते हैं इनके ग्राफों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हमें हल करके मिल रहा है x का एक मान मिल रहा है, और जब भी x का कोई मान हमें दे रखा है तो वह एक बिंदु को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। यहाँ क्योंकि रैखिक समीकरण हमें जो दे रखी है एक चर में दे रखी है, जब भी समीकरण एक चर में दी गई होती है तो हम उसे संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर लेते हैं। संख्या रेखा हमने एक बना ली, यह हो गया 0, 1, 2, 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इसी तरीके से यह मान बढ़ते रहेंगे। अब हमें चाहिए x बराबर 10, तो इस संख्या रेखा को हम आगे बढ़ा लेंगे और इसी तरीके से गिनती लिख लेने पर मान करके चलिए हमें x बराबर 10 यहाँ मिला है, तो यह हो जाता है हमारा x बराबर 10, जो कि किस रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहे होंगे, 2x माइनस 7 बराबर 13 को प्रदर्शित कर रहे होंगे। यह हो जाता है रैखिक समीकरण के लिए उसका आलेख कैसे खींच करके बताना है। अब यदि हमें इसी रैखिक समीकरण को कार्तीय तल पर निरूपित करके बताना हो तो हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण को फिर हम 2 चर में बदल लेते हैं। तो 2 चर में रैखिक समीकरण को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद बताएंगे कि एक समीकरण को कार्तीय तल में कैसे निरूपित किया जाता है। क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ आ रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हमने समीकरण पढ़ा, समीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा रैखिक समीकरण क्या होता है। अब पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। 2 चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप फिर से देख रहे हैं रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी घात 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ एक शब्द और जोड़ दिया गया 2 चरों में। इसका मतलब है अब जो भी रैखिक समीकरण हम लिखेंगे वह 2 चरों के साथ लिखेंगे। तो इसीलिए जो 2 चरों में रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ हमने 2 चरों को इस्तेमाल किया है, x और y। 2 चर आ चुके हैं यहाँ और दोनों की ही घातें कितने के बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। इसीलिए यह जो समीकरण कहलाती है वह 2 चरों में और घात 1 वाली के कारण रैखिक समीकरण कहलाती है। इनके यहाँ जो गुणांक लिखे हुए हैं a b c, यह सभी वास्तविक संख्याओं से संबद्ध होते हैं। a b c कोई भी वास्तविक संख्या को निरूपित कर रहे होते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या का मान a b c ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ क्या चाहिए होता है कि ये जो 2 चर हैं इनके गुणांक भी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि एक का भी गुणांक 0 हो गया तो फिर वह 2 चर में नहीं रहेगा, फिर वह 1 चर में बचेगा, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए। तो हमें चाहिए कि यह दोनों गुणांक ही 0 के बराबर ना हो। हम इस स्थिति को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का योगफल वह 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे तो a और b दोनों अलग अलग 0 नहीं होने चाहिए या फिर उनके वर्गों का योगफल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों 0 नहीं होंगे उनके वर्गों का योगफल भी हमें 0 नहीं मिलने वाला है। तो यह कहलाती है 2 चर x और y में एक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर रही होती हैं। साथ ही हमें चाहिए होता है a, b का मान 0 के बराबर ना हो, या हम कहें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 0 के बराबर ना हो। इसी में अब आगे बात कर लेते हैं कि यदि हमें एक रैखिक समीकरण दे रखी है तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसे करके बताना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन।
तो जब भी हम रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमें सदैव एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी ग्राफ में। हम इसे एक एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं कि कैसे एक सरल रेखा आपको मिलने वाली है। मान के चलिए हमें एक रैखिक समीकरण दो चर में 2x + 3y = 5 दिया गया है, जिसे हम कार्तीय तल में निरूपित करके बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ दो चर आ चुके हैं x और y, जैसा कि हम पहले बता रहे थे। जबकि एक समीकरण हमें दे रखी है, यदि उसे दो चर में लिख करके बताना है तब उसे कैसे निरूपित करके बताएंगे। इस समीकरण को भी हम दो चर में लिख सकते हैं, x + 0y = 10, और फिर उसी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं जैसा कि अभी हम बनाने वाले हैं समीकरण 2x + 3y = 5 के लिए। जब भी हमें किसी भी रैखिक समीकरण जो कि दो चर में दी गई है उसका ग्राफ बना करके बताना है तो हमें क्या करना होता है, एक टेबल बना लें। टेबल में दोनों वेरिएबल को प्लेस दे देंगे, x को भी और y को भी, और यहाँ हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे भी आपको आसान लगे उस काम को आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, चाहे तो आप x की वैल्यू रख लीजिए। मान के चलिए हमने x की वैल्यू लगा ली 0। जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, हमें y सॉल्व करके यहाँ लिख लेना है। चाहे तो आप यहाँ से x निकाल करके रख सकते हो 5 - 3y/2। अब हमें x के जगह पे 0 लगा लेना है। जब हम 0 लगाएंगे तो चाहे अब आप यहाँ y वैल्यू लगा सकते हैं। y मान करके चलिए हम y 0 लगा रहे हैं। y 0 लगा लेने पर ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 0 लगा लेते हैं तो हमें y मिलेगा 5/3, और हम वैल्यू रख लेते हैं, मैं x के प्लेस पे 1 रख लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा। यदि हम यहाँ से y की वैल्यू और निकाल करके रखें तो y की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी 5 - 2x/3। अब हमें लगाना है x की जगह पे 1। यहाँ से हमें मिला 2 एकम 2, और 5 में से 2 हटाएंगे 3, और 3 में 3 का भाग करेंगे तो कितना मिला 1। इस तरीके से और भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं और इस बॉक्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक कार्तीय तल बना लेंगे। यह हो जाता है 0, ये x अक्ष, ये y अक्ष। यहाँ लिख लेंगे 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ -1 -2 -3, यहाँ 1 2 3 -1 -2 और -3। अगर आप पहली वैल्यू को देखेंगे, जब x का मान 0 है तो y का मान 5/3 के बराबर है। यदि हम 3 से 5 में भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3 एकम 3, 2 बचे वहाँ, हम पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेते हैं तो 3 × 18 लगभग 1.6 के बराबर। और यदि हम 2 से 5 में भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1.6 जा रही है। y की वैल्यू 1.6 अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू है जब x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है। जब x का मान 1 है तो y का मान भी 1 के ही बराबर है। और जो तीसरी वैल्यू हमने निकाली है वह है जब x का मान 2.5 है, 2.5 हमें मिलने वाला है यहाँ, तो y की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो y की वैल्यू हो जाती है 0। जैसे ही हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और इसे आप इंक्रीज़ कर लेंगे दोनों तरफ एक्सटेंड इसे हम कर लें, तो यहाँ हमें एक सरल रेखा मिल जाएगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी जो समीकरण हमने लिखी हुई थी 2x + 3y = 5, उसको इसके ऊपर हम लिख देंगे। यह जो ग्राफ हमने बनाया है वो 2x + 3y = 5 के लिए बनाया है। बाकी ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंट को भी आप लिख करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था 0 5/3, ये पॉइंट हो गया 1,1, ये वाला जो पॉइंट था वो था 5/2, 0। यह हो जाता है इनका आलेखीय निरूपण। साथ ही अब ये जो x और y के जो मान हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इन पर स्थित हैं, हमने यह मान लगा करके ये निकाले हैं, x का 0 मान लगाया, y हमें मिला, तो ये संतुष्ट से करेंगे। x y के मानों का ऐसा जोड़ा जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो वह समीकरण का हल कहलाता है। तो ये जो हमने यहाँ मान लिखे हैं इन्हें हम समीकरण के हल भी कहेंगे। साथ ही जो भी समीकरण के हल होते हैं वो अवश्य ही इस रेखा पर उपस्थित होंगे, या हम कहें कि जो भी बिंदु यहाँ इस लाइन पर प्रेजेंट हैं, जो इस पर लाई कर रहे हैं, वो सभी इस दी गई समीकरण के हल कहलाएंगे। यदि हल हैं
तो आपको ग्राफ पे उस लाइन पे ज़रूर मिलने वाले हैं। और अगर आपको ग्राफ दे रखा है, उस लाइन पे पॉइंट दे रखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमें दे रखे हैं वो दी गई रेखा के हल हैं। जैसे कि यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 1। यदि आप इसे यहाँ लगा करके देखोगे तो आपको LHS और RHS दोनों इक्वल मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से x बराबर 1 और y बराबर 1 का युग्म हम बना लें 1,1। वह क्या कहलाएगा? समीकरण का एक हल कहलाएगा। और साथ ही वह ग्राफ पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक पॉइंट द्वारा। समीकरण का प्रत्येक हल उसकी लाइन पर, उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु होता ही होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे चैप्टर का नाम जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अभी तक हमने पढ़ा दो चरों में रेखिक समीकरण। अब यहाँ एक शब्द और जुड़ जाना है, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। यदि हम दो चर वाले रेखिक समीकरणों का एक जोड़ा यहाँ लिख लेते हैं तो वह कहलाएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो मान करके चलिए वो जो दो चर हैं वह हमारे x और y दे रखे हैं। दो चर x और y में रेखिक समीकरण युग्म को यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि दो चर में रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप था वह था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब x और y तो चर तो निश्चित हैं, केवल इनके जो गुणांक हैं वह बदल जाने वाले हैं। इसलिए पहली समीकरण में हमने सभी के आगे 1 लगा लिया है और दूसरी समीकरण में सभी के आगे हम 2 लगा लेंगे। तो यह हमें मिल जाएगी दो समीकरणें, दो चरों में रेखिक समीकरणें, जहाँ पर ये जो सारे के सारे गुणांक हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब होंगे वास्तविक संख्या को निरूपित करने वाले मान। सारे के सारे मान वास्तविक संख्याओं में से लिए गए होंगे। और साथ ही हमने पढ़ा है कि ये जो चर हैं इनके गुणांक भी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, या हम कहें उनके वर्गों का योगफल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये साथ में स्थिति भी यहाँ हमें लिख लेनी है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने के लिए। अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलें, यदि हम a1, b1, c1 के आगे कुछ मान लगा लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसी तरीके से दूसरी समीकरण हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो यह बन जाता है दो चरों में रेखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाला एक सिस्टम। अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये अपनी बुक में? तो जिन भी प्रॉब्लम्स में हमें दो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं, हमें दो वस्तुओं के बारे में बताया गया होता है, दो जगहों के बारे में बताया गया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। मान करके चलिए कि एक दिन मैं बाजार गई और वहाँ से मुझे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदने के लिए 160 रुपये उसे देने पड़े। एक दिन मैं बाजार गई और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदने के लिए मुझे उसे 160 रुपये देने पड़े। फिर मैं कुछ दिनों बाद फिर से बाजार गई तो वहाँ से मैं खरीद करके लाई 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तब मुझे उसे देने पड़े थे 300 रुपये, जबकि जो दाम थे 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब के वह बदले नहीं थे, उतने के उतने ही थे, वो रेट फिक्स चल रहे थे। क्योंकि कुछ टाइम बाद ही हम वहाँ फिर से मार्केट पहुँच गए थे और हम खरीद करके लाए थे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तब हमें उनके पैसे देने पड़े थे 300 रुपये। अब वो अगर हमसे पूछने लगे कि आप 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब किस हिसाब से खरीद के लाए, जिससे कि आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर के तो दे करके आए 160 रुपये और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के आप दे करके आए 300 रुपये। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्मों को। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान करके चलिए एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो अपनी टीम के लिए 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीद करके लाए हैं, 3 बैट लेकर के आए हैं और 6 बॉल लेकर के आए हैं, और वो उन सारे सामान के पैसे दे करके आए हैं 3900 रुपये, 3900 रुपये दे करके आए। फिर उसके बाद उन्हें अचानक से एक बॉल और एक बैट की ज़रूरत फिर से पड़ गई।
मान करके चलिए जो पहले वो लेकर के आए थे वो टीम के लिए कम पड़ गए और बाद में वो एक बैट और ख़रीद करके लाए और साथ में एक बॉल और ख़रीद करके लाए, तब उन्होंने उसकी कॉस्ट दे दी 1300 रुपये। तो हमें बताना है कि वो एक बैट और एक बॉल कितने कितने रुपए के ख़रीद के लाए थे अलग अलग। हमें अलग अलग हिसाब देना है कि वो जो क्रिकेट कोच थे वो एक गेंद तो कितने रुपए की लाए होंगे और एक बैट कितने रुपए का लाए होंगे। तो इस तरीके की जो बीजगणितीय समस्याएं होती हैं उनको हम हल कर सकते हैं इस चैप्टर की मदद से, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म से। कोई भी प्लेसेस की बात हो रही है कि एक रेलगाड़ी है, वह इतने बजे यहाँ से निकल रही है, इतनी चाल से वह चल रही है, उसे दूसरे स्थान पर पहुँचने में इतना समय लगता है। अगर वह लौट करके आए थोड़ी कम स्पीड से तो उसे कितना टाइम लगने वाला है उसी प्लेस पर पहुँचने के लिए। अपनी स्पीड को वह कितना कम कर ले कि वह वहाँ जल्दी पहुँच जाए। या फिर अपनी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कि एक पिता और पुत्री आपस में बातें कर रहे हैं कि 7 साल पहले मैं तुमसे इतनी गुनी आयु का था, अब से 3 साल बाद या अब से 4 साल बाद मैं आपसे इतनी गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो बताइए हम अब प्रेजेंट एज में कितनी एज के हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है ये चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं इनका हल क्या होता है, इनका सॉल्यूशन हम किन्हें कहते हैं। तो समीकरणों के हल से मतलब होता है x और y के ऐसे मानों के युग्म से जो कि दी गई दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हो, वही समीकरण के हल कहलाएंगे। बाकी अगर हम एक चर में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, इसे युग्म में नहीं पढ़ रहे थे, केवल एक रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे, तो भी हमने क्या किया था, x और y के ऐसे ही मान आपको लिख करके बताए थे जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे थे, वही उसके हल कहला रहे थे। 3 बिंदु निकाल करके बताए थे, तीनों के तीनों इस समीकरण के हल कहला रहे थे। इसी तरीके से यदि युग्म में दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं तो हमें चाहिए कि x और y के ऐसे मान हम ढूंढ करके निकाल लें जो कि दोनों की दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाली हों, तो उसे हम कहेंगे उन दिए गए समीकरण युग्म का हल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान करके चलिए हमें समीकरणें दे रखी हैं x + y = 1 और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 3y = 7। अब यदि इन समीकरणों में आप x की जगह पर 2 और y की जगह -1 लगा करके देखें, हम पहली समीकरण में यदि x की जगह पे 2 लगा लेते हैं और y की जगह पे -1 लगा लेते हैं तो हमें हल करके कितना मिलेगा, 2 में -1 जोड़ने हैं तो हमें मिलेगा प्लस का 1। हाँ जी, बिल्कुल बराबर आ रहा है RHS के। इसी तरीके से यदि हम दूसरी समीकरण में भी लगा लें, x की जगह पे हमें 2 लगा लेना है तो 2 × 2 -3 गुणा y की जगह पे लगा लें -1, हल करने पर कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 4 और 3 जोड़ करके हो जाएंगे 7, जो कि फिर से बिल्कुल बराबर आ रहे हैं हमारे RHS वाले पार्ट के। इसका मतलब है ये जो हमने x = 2 और y = -1 इन समीकरणों में रखा है वह दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं और हमें x और y के ऐसे ही मान चाहिए थे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकें, वही हल कहलाएंगे। तो इस स्थिति में x = 2 और y = -1 इन दी गई दोनों समीकरणों का या हम कहें इस समीकरण युग्म का हल कहलाएंगे। हल के बाद अब जब ये दो समीकरणें हैं, हम इनका यदि आलेखीय रूप लिख करके बताएं तो क्या होगा। यदि हम एक समीकरण को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वह हमें एक सरल रेखा देंगे, बाकी दूसरी का भी एक ग्राफ बनाएंगे तो भी हमें वह दूसरी सरल रेखा देंगे। अब क्योंकि ये हमें एज ए सिस्टम दे रखा है तो हमें क्या करना है, इन दोनों के ग्राफों को एक ही ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो हमें एक ही ग्राफ पेपर पर 2 इक्वेशन, 2 लाइनें, स्ट्रेट लाइनें मिल जाएंगी। अब ये जो 2 स्ट्रेट लाइन हैं जब एक पास हम बना रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी उनकी हो सकती है, वो जो सरल रेखाएं हमें मिल रही हैं वो किस किस रूप में हमें प्राप्त हो सकती हैं, उन्हें और समझ लेते हैं। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म को यदि हम ज्यामितीय रूप में लिख रहे हैं तो हमें 2 सरल रेखाएं मिलेंगी जिन्हें एक ही ग्राफ पेपर पर हमें बनाना होगा। इन्हें बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, 3 पॉसिबिलिटी हैं। उसमें नंबर 1 है या तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं,
यदि हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी हैं तो उन्हें हम इस तरीके से निरूपित करेंगे कि वह एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट करके जा रही होंगी। या फिर दूसरी स्थिति हो सकती है कि दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर पर हमें समांतर रेखाओं के रूप में मिल रही हैं। दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जाती ही नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे समांतर हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट करके जाती हैं। तो समांतर रेखाओं का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, चाहे वह थोड़ा इन्वर्ट होकर के हमें मिल जाए, इस तरीके से दोनों समांतर रेखाएं आ जाएं या इस तरीके से आ जाएं, पर मिलेंगी हमें समांतर रेखाएं। या फिर एक स्थिति हो सकती है कि दोनों की दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हों। संपाती का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हों। यदि हम दोनों के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो पहले का भी ग्राफ हमें यही वाली लाइन मिली और दूसरे का भी ग्राफ हमें यही वाली लाइन मिल रही है, तो उस केस में दोनों रेखाएं आपस में संपाती रेखाएं होंगी। दोनों की दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दो चर में यदि रैखिक समीकरण युग्म हमें दे रखा है, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, तो पहला केस हो सकता है या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, या तो दोनों समांतर होंगी, या फिर दोनों रेखाएं संपाती रही होंगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि दो चर में रैखिक समीकरणें क्या होती हैं, समीकरणें क्या होती हैं, रैखिक समीकरणें क्या होती हैं, ये सब हमने आज आपको बताया। बाकी एक्सरसाइज वर्क हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।